नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी कल की कहानी यानी जंगल वाली वह भयानक रात एपिसोड नंबर 406 का अगला पार्ट है। तो शुरू करें आज की कहानी। लेकिन आज की कहानी सुनाने से पहले जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इस कहानी का अगला भाग बता दूं। ये कहानी उड़ीसा की है, गंगम जिला उड़ीसा। अब महेंद्रगिरी पर्वत का श्रृंखला अब नज़र आता है उस गांव से जिस गांव की ये कहानी है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है राम कुमार राव जी। और ये कहानी उनके दादाजी की है जिनका नाम था वैष्णव राव, और वो शौकीन थे शिकार के। 3 दोस्त मिलकर के जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में वो गुम हो जाते हैं। अब फिर एक आदिवासी कबीले के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक लड़की दादाजी को रात में अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहती है, लेकिन जैसे तैसे दादाजी उस लड़की से और जंगली लोगों से बच करके अपने दोस्तों के साथ जंगल में भाग लेते हैं। और इसके बाद वो भटक जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ पहुँचे। अब ना तो उनको सूरज दिखाई पड़ता है, और आज जब देखो अब अंधेरा ही अंधेरा, आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। मतलब उस जगह पर जिस जगह पर फंसे हुए थे, दादाजी का कहना था कि हमें लग रहा था कि हम किसी दूसरा आयाम में पहुंच गए। मतलब अब ऐसी जगह पर थे जहां पर सूरज निकल नहीं रहा था। और उसके बाद दादी जी ने, अब 2 दिन बीत गया, दादाजी जब नहीं आए तब अपने परिवार के लोगों को भेजना शुरू किया। वो लोग 2 दिन तक ढूंढते रह गए थे। आखिरकार उनका जो ट्रक था, जो दादाजी ट्रक लेके गए थे, वो तो मिल गया, लेकिन वो लोग नहीं मिले। उनका कैंप भी मिल गया था, लेकिन दादाजी ना तो उनके दोस्त, पता ही नहीं चला था। अब दादी निराश हो गई थी। काली माँ की भक्त थी, पूजा किया करती थी। अब काली माँ से प्रार्थना करने लगी। उधर जो हो रहा था ना दादाजी के साथ में, वो अजीब व गरीब घटना मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मेरे दादाजी अपने दोस्तों के साथ में जंगल जंगल भटकते भटकते, कभी किस जगह कभी किस जगह, लेकिन अब उनको एक सुरक्षित स्थान सा मिल गया था जहाँ पर पानी भी था और छुपने के लिए एक गुफा भी थी। अब उसी गुफा में वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और पानी पीने का भी था। लेकिन पानी पीने से काम नहीं चलता ना, भोजन भी तो चाहिए। अब उनको लगा कि यहाँ पर बहुत टाइम, बहुत अरसा बीत चुका है, और दादाजी को भी एहसास होने लगा कि कहीं हम दूसरे आयाम में तो नहीं पहुँच गए। अब यही शंका उनके दोस्त भी बता रहे थे कि हम लोग, लग रहा है कि हम लोग इतना जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, और ना तो सूरज निकल रहा है। आखिर सूरज कब निकलेगा, कब हम लोग इस जंगल से बाहर निकलेंगे। तीनों दोस्त खौफ में थे, और लेकिन अब उनका बस ही नहीं चल रहा था कि उस जंगल से कैसे छुटकारा पाया जाए। और आखिरकार अब उस जगह छोड़ने को तैयार हो गए थे कि चलो अब आगे निकला जाए, कहीं ना कहीं इस जंगल का अंत तो ज़रूर आएगा, और इसके बाद जब अंत आएगा तो हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। और यही सोच करके वो सुरक्षित गुफा जो थी, पानी पीने का जो साधन था, उसको छोड़ करके अब बाहर निकलने के चक्कर में वो लोग आगे बढ़ गए थे। तीनों दोस्त चलते जा रहे थे, लेकिन उस जंगल का अंत नहीं हो रहा था। हर तरफ जैसे जंगली जानवरों की आवाज़ भी अब पहले के अपेक्षा ज़्यादा डरावनी सुनाई देने लगी थी, और तीनों दोस्त डर जाते थे जब आवाज़ पास से सुनाई पड़ती थी। छिप जाते थे पेड़ों के पीछे, किसी तरह से अपने आप को जिंदा रखना चाहते थे ताकि कभी न कभी इस जंगल से ज़रूर निकलेंगे। अब भूख भी लगी थी,
लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है। और अंधेरी रात में अब कैसे शिकार किया जाए, कोई फल तोड़ा जाए, वैसे कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। भूखे, अब प्यास वाली जगह भी तो वो छोड़ आए थे जहाँ पानी मिला करता था। प्यास भी लग चुकी थी चलते चलते। और तब उनको एक जगह रोशनी दिखाई पड़ी। जब रोशनी देखा ना तीनों दोस्तों ने, दादाजी ने, तब उनकी जान आई कि चलो, अरे रोशनी नज़र आ गई। रोशनी का मतलब कि हम सही जगह पर जा रहे हैं और वहाँ इंसान भी होंगे। अगर इंसान होंगे तो हम सुरक्षित बच जाएंगे। और उस रोशनी की तरफ तीनों लोग चलते जाते हैं। और आखिरकार जब वो उस रोशनी के पास पहुँचते हैं तो बहुत हैरानी होती है। वो देखते हैं कि ये तो शिकारी का कैंप है। जिस तरह उनका कैंप था उनसे बहुत अलग कैंप था। और वहाँ लालटेन की रोशनी हो रही थी, लेकिन कैंप में कोई नहीं था। हाँ, वहाँ पर पानी पीने के लिए मौजूद था, फल फ्रूट भी रखे हुए थे, कुछ अन्य भोजन भी थे। अब तीनों दोस्त खाने पर टूट पड़े थे कि जो होगा देखा जाएगा, जिसका भी होगा, पहले हम पेट पूजा कर लें और पानी पी लिया जाए। इसके बाद हम लोग यहीं इंतज़ार करते हैं। जिसका कैंप होगा शिकारी का, वो ज़रूर इस जगह पर आएगा। इसके बाद हम लोग शिकारी के साथ इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। थके हारे तीनों लोग अब भोजन करने के बाद, पानी पीने के बाद नींद आ चुकी थी। और तीनों लोग उसी कैंप के अंदर में अब विश्राम करने लगे। जब खड़खड़ की आवाज़ आई ना, आप लोग जैसे कोई बाहर में आपस में बात कर रहे हो, और तब दादाजी की नींद खुली। और तब उन्होंने अपने दोस्तों को भी उठाया, उठो उठो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और इसके बाद तीनों लोग अब उठ करके बैठ चुके थे। और तब तक कैंप के दरवाजे पर एक लंबा तगड़ा इंसान, कम से कम 8-9 फीट लंबा होगा, सैनिक जैसी वर्दी पहन रखी थी और उसके हाथ में कुछ हथियार भी था। और उसके पीछे दो लड़के जैसे दिखाई देने वाले वो भी थे। उनके हाथ में शिकार था, सूअर का शिकार, जैसे उसको मार कर के लाए हों। लेकिन जैसे ही निगाह दादाजी के ऊपर पड़ी और उनके दोस्तों के ऊपर, वो जो लंबा चौड़ा इंसान था वो दादाजी पर भड़क गया कि तुम कौन हो, अब बिना इजाज़त के इस कैंप में कैसे आ गए, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। देखने में अंग्रेजी लग रहा था, अंग्रेजी भाषा में ही वो बात कर रहा था। दादाजी अंग्रेजी जानते थे और उन्होंने उस शिकारी जो भी युवक था जो दादाजी पे भड़क रहा था, उसे अंग्रेजी में जवाब देने लगे कि देखिए, हम भी शिकारी हैं और हम रास्ता भटक चुके हैं। ना जाने कब से हम लोग भटकते हुए भूखे प्यासे थे। जब इस कैंप में हमने रोशनी देखी तो हम यहाँ पर आ गए। भूख लगी थी, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए। और तब वो जो नौजवान था जोर जोर से अंग्रेज हंसने लगा और कहने लगा कि कब से तुम लोग इस जंगल में फंसे हुए हैं। दादाजी अनुमान लगाने लगे और कहने लगे कि मुझे लगता है कि 3-4 दिन तो हो ही गया होगा। तब नौजवान और जोर से हंसने लगा और उसको हंसता देख उसके साथी जो 2 लड़के थे वो भी जोर जोर से हंसने लगे। और वो अंग्रेज नौजवान कहने लगा कि तुम्हें तो 3-4 दिन हुए, हम तो सालों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, अभी तक हम इस जगह से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं और ना निकलने का कोई रास्ता सूझ रहा है। अब फिर जोर जोर से हंसना शुरू। जैसे ही उसने बात खत्म किया, दादाजी तो सन्न पड़ चुके थे। उनके दोस्त का भी वही हाल था जो दादाजी का था। वो लोग समझ गए कि भाई, इस सालों से ये इंसान इस जगह पर रह रहा है और हंस रहा है, आखिर ये है कौन। दादाजी उससे पूछने लगे कि आप हंस क्यों रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप सैकड़ों साल से यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तब वो नौजवान हंसते हंसते कहने लगा कि अरे भाई, मैं जिंदा कहाँ हूँ,
मुझे मरे हुए तो सैकड़ों साल हो गया। मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। मैं मरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ। अब फिर वही जोर जोर से हंसना शुरू। अब दादाजी को समझ में आ चुका था कि अरे ये तो अलग ही खेल है। ये जो शिकारी है ये तो भूत है, और इसके साथ में जो दो लड़के हैं वो भी भूत हैं। और कमाल की बात है कि आज भी ये शिकार करते हैं। देखो, बड़ा सा सुअर मार करके लाए हैं और ज़रूर इनको भोजन करेंगे। ये तो आत्मा है। दादाजी अपने दोनों साथियों को आंखों आंखों में इशारा कर दिया था कि अब क्या करना है, और इशारा समझते ही तीनों लोग वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगे। और वो अंग्रेज उनके पीछे नहीं भागा, ना वो लड़की भागे, बस हंसते हुए कह रहा था कि भाग के जाओगे कहाँ? जब भूख लगेगी ना, जब प्यास लगेगी, तब इसी जगह पर आओगे, और इसके बाद मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। जैसे मैंने इस सुअर को मार कर लाया है ना, वैसे तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और इस जगह पर तुम्हें कच्चा ही खाऊंगा। और जोर जोर से हंस रहा था। हंसी के मारे जंगल गूंज रहा था। दादाजी और उनके दोस्त सब समझ चुके थे कि ये बहुत बड़े विपदा में फंस चुके हैं। अगर हम दूसरी साइड में जाएं तो लड़की, उसके दो साथी वो जैसे हमें पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और इधर में अब शिकारी अंग्रेज वो बैठा हुआ है। अब हम कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं? लेकिन जान तो बचानी थी। भागने लगे तीनों लोग, जिधर जी में आया इकट्ठे भागने लगे। लेकिन वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और सूरज तो निकलता ही नहीं था। आखिरकार उस जगह से तो लंबी दूरी तय कर चुके थे। अब फिर देख करके थोड़ा हैरानी हुई कि उस जंगल में जैसे ढोल नगारे की आवाज़ आ रही है। अब उनको समझ में आ गया कि हम किसी गांव के आसपास पहुंचने वाले हैं, जहां पर ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। और दादाजी के शरीर में जैसे जान आ गया था, और उनके दोस्तों में भी, और तेजी से उस आवाज़ को पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। और जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ से ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही थी, तो देख करके रुक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगल के बीच में कुछ झोपड़ी बनी हुई थी आदिवासी की तरह, और बीच में आग जला हुआ था, और वहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष अजीब कपड़ों में, वेशभूषा में उस जगह पर डांस कर रहे थे। अब दोनों दोस्त दादाजी आपस में अब बात करने लगे कि भाई ये क्या है, ये हम कहाँ आ गए, हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? ये तो जंगली लोग हैं, आइए इन्होंने हमें देख लिया तो इसी आग पर भूंज करके हमें खा जाएंगे। हम तो अब और बड़े खतरे में पड़ने जा रहे हैं। और इसके बाद वो लोग छिप गए थे और इस इंतज़ार करने लगे कि कब लोग इनका डांस ख़त्म हो, कब आग बुझे, और तब वो लोग भागे। क्योंकि जब वो लोग आए थे तो नगाड़ा ढोलक ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, लेकिन अब जो था नगाड़ा बंद हो चुका था, और जो ढोलक पर थाप लग रही थी उसकी भी अब स्पीड कम हो चुकी थी। वो लोग बाग जैसे अब नृत्य करके थक चुके थे, अब वो बंद करना चाहते थे। अब ऐसे वक्त में भागना जंगल में ज़रूर खतरे का बुलावा देना है, कहीं न कहीं से आवाज़ ज़रूर आ जाएगी। और इसके बाद उनके पास तो जहरीली तीर भी होती है, और वो तो दूर से भी निशाना लगा सकते हैं। दादाजी खतरे को जानते थे, और आखिरकार वो लोग छुपे रहे उसी झोपड़ी के आसपास में। और वो फिर नाच गाना सब कुछ बंद हो चुका था, और जो भी थे वहाँ का रहने वाले आदिवासी अपने अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नियों के साथ चले गए थे। अब उस जगह पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। और इधर दादाजी, उनके दोस्त अब बहुत जंगल में भाग दौड़ कर चुके थे, और ना जाने कितना वक्त वो लोग भागते रहे, जान बचाते रहे। समय का तो अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे
कि कितना दिन हो गया, कितना वक्त हो गया और अब कितना वक्त हो रहा है। भूख प्यास हर चीज़ सता रही थी। दोबारा भूख लग चुकी थी, प्यास भी लगा हुआ था, सामने मटका रखा हुआ पानी का, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई जा करके मटका उठा के लाए, कि जरा सा आहट होते ही वो जंगली लोग कभी भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल सकते थे। और उधर जो दादी थी हिम्मत नहीं हारी थी। वो काली माँ का पूजा कर रही थी, आराधना कर रही थी और काली माँ से प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरे पति यानी दादाजी अपने दोस्तों के साथ लौट आए। और जो कुनबे के लोग थे हमारे, अब रात दिन उस जंगल में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन दादाजी ना उनके दोस्तों को कहीं आता पता चल रहा था। और वो जो दादाजी का ट्रक था उसी जगह पर था, चाबी तो दादाजी के पास थी, और जो कैंप था वो भी वहीं पर जिस जगह पर खड़ा था उसी जगह पर छोड़ दिए थे कि दादाजी कहीं आ गए तो सही रास्ता उनको मिल जाएगा, अगर भटक भी गए होंगे तो। और यही समझ करके उन लोगों ने कैंप को उठाया नहीं था, ना ट्रक को इधर उधर करने की कोशिश किया था। और लोग बाग अब बड़ी परिश्रम से रात दिन एक करके दादाजी और उनके दोस्तों को ढूंढ रहे थे, लेकिन दादाजी ना तो उनके दोस्त दिखाई दे रहे थे, ना कोई उनका सुराग तक मिल रहा था। अब लोग बाग निराश होने लगे और दादी से कहने लगे कि दादी जी अब नहीं लग पा रहा है कि दादाजी अब जिंदा हैं, कई दिन बीत चुके हैं, आखिर वो लोग कहाँ होंगे, कोई अता पता नहीं चल रहा। लेकिन दादी जानती थी कि दादाजी बिल्कुल ठीक है। उनके मन में जो भाव था वो कह रहा था कि नहीं, दादाजी को कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो सुरक्षित है। अब काली माँ से, देवी माँ से प्रार्थना प्रार्थना करती जा रही थी, बिना खाए पिए रात दिन मंदिर के आगे पड़ी रहती थी, पूजा आराधना करती रहती थी। आखिर कभी न कभी माँ काली प्रसन्न होगी और उनका सुहाग और उनका जो दोस्त थे दोनों जंगल से बाहर सकुशल निकल आएंगे। लेकिन कब होगा ये, कब होगा, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं था। और उधर जो जंगल में भटक रहे थे दादाजी, अब उनका बुरा हाल हो चुका था। जगह जगह कटीली तार, कटीली झाड़ियाँ से उनके पैर हाथ चेहरे सब लहूलुहान हो चुके थे। अब उनमें इन्फेक्शन फैलने लगा था, खुजली होती थी, दर्द होता था, लेकिन अपने अपने दर्द को बर्दाश्त किए हुए थे तीनों दोस्त। प्यास लग रही थी, लेकिन सामने मटका जरूर दिख रहा था, वो आदिवासियों का, जंगलियों का, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि उस मटके को उठा लिया जाए और प्यास को बुझाया जाए। और लेकिन दादाजी हिम्मती थे और वो कहने लगे अपने दोस्तों से कि तुम लोग शांत रहना, मैं जा रहा हूँ और उस मटके को उठा के लाता हूँ, इसके बाद हम लोग पानी पिएंगे और फिर यहाँ से दूर निकल लेंगे, दूसरी जगह में, दूसरी दिशा में चलेंगे। अब कहीं ना कहीं तो अब बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर होगा, हम लोग काफ़ी भटक चुके हैं। और इसके बाद जैसे ही अब दादाजी उस मटके के पास जाते हैं और मटका जैसे ही उठाते हैं, तभी ना जाने कितने जंगली लोग जैसे हवा में प्रकट हो गए और दादाजी को घेर लिया। दादाजी समझ गए कि अब बचना मुश्किल है, और उसके बाद उनके दोनों दोस्त को भी उन जंगलियों ने अपने काबू में कर लिया। अब तो उस जगह पर जश्न फिर होने लगा, ढोलक नगाड़े, ये सब तो लग रहा था कि एक ड्रामा खेला गया था, एक जाल बिछाया गया था ताकि दादाजी और उनके दोस्त उस जाल में फंस जाए, और वही हुआ। अब दादाजी और उनके दोस्त उस जाल में फंस चुके थे। अब दादाजी हिम्मत हार चुके थे, मन ही मन सोच लिए थे कि अब इस जंगल से मैं कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी मौत तय है, ये जंगली लोग हमें मार देंगे और ये आग जो जल रही है इसी आग पर पका करके हमारी बोटी बोटी तक खा जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी का विराम मैं
आज यहीं पर करता हूँ और इसका तीसरा पार्ट मैं कल लेके आऊँगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी कहानी के साथ में, सेम टाइम सेम चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।